जेठानी दूसरी बहू। तूने बुलाया तो हम लोग आ गए, लेकिन ये बता आज किस बात की पार्टी दे रही है तू? आज तो ना होली है ना दिवाली, और ऐसे बिना बात के दावत वैसी तो तू है नहीं। अरे भाई, मेरे छोटे बेटे गोविंद की शादी हुई है ना, और इसके बाद अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए मैं तुम लोगों को बुला नहीं पाई, तो सोचा आज एक पार्टी रख के मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर दूं। तेरे छोटे बेटे की शादी तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी ना? और जब तूने बड़े बेटे की शादी करी थी तब तो तूने मुंह दिखाई की कोई रस्म नहीं करी। फिर ये नए नए रिवाज कहाँ से ला रही है? अरे बड़ी बहू की बात और थी, छोटी बहू को तो मैं अपनी पसंद से लाई हूँ। हीरा है मेरी छोटी बहू, उसके साथ तो अपने सारे अरमान पूरे करूँगी मैं। अनीता और उसकी सहेलियां बात कर रही थी, तभी छोटी बहू रीटा चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आती है और सभी को नमस्ते करती है। ये मेरी छोटी बहू रीटा है, बहुत ही सुशील लड़की है, घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है। अब इसके बारे में मैं और क्या कहूँ, ये मान लो तुम लोग कि ये एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की है। माँ जी आप भी ना, अरे मुझ में गुण नहीं है, ये तो आपका प्यार है जो आप मुझ में इतने गुण ढूंढ लेती हैं। नहीं नहीं छोटी भाभी, मम्मी आपकी तारीफ ऐसे ही थोड़ी ना कर रही हैं, आप हो ही तारीफ के काबिल। जब से आप आई हो घर का माहौल ही बदल गया है। एक बड़ी भाभी को देख लो, हमेशा उनकी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। मेरी सारी सहेलियां आपकी ना बहुत तारीफ करती हैं, आपके चेहरे की ना चमक ही अलग है। अरे ये बहू के चेहरे की चमक नहीं है, ये तो बहू के गले में पहने हुए गहनों की चमक है। मानना पड़ेगा अनीता, तूने बहू को गहने बहुत अच्छे चढ़ाए हैं। नहीं तो क्या, मेरी लाडली बहू है। एक एक गहना मैंने पूरे शहर में ढूंढ कर पसंद किया है, कोई मजाक थोड़ी ना है। अनीता की सहेलियां बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने के बाद वहां से चली जाती हैं। अनीता के 2 बेटे थे, मंजित और गोविंद। मंजित बड़ा बेटा था और गोविंद छोटा। मंजित और गोविंद में 7 साल का अंतर था। दोनों ही बेटे पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अच्छी जॉब कर रहे थे। छोटे बेटे गोविंद की शादी से 6 साल पहले। माँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। अब मैं आपसे एक मन की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की प्रतिभा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? इतना बड़ा खानदान है हमारा, आज तक तूने पूरे खानदान में कभी ऐसा सुना है कि किसी भी परिवार में लव मैरिज हुई हो? माँ, मैं औरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रतिभा से। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। अगर तुझे प्रतिभा से शादी करनी है तो मेरे मरने के बाद कर लेना। माँ, आप मुझे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर रही हो जो मैं करना नहीं चाहता। अगर प्रतिभा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊँगा और आपके 2 के बजाय सिर्फ एक बेटा रह जाएगा। अरे आप एक बार देखिए तो सही, अगर आपको प्रतिभा में कोई कमी दिखे तब कहना। ऐसे बिना मिले किसी को रिजेक्ट करने का क्या तो क्या। मंजीत की जिद के आगे उसकी मां अनीता की एक नहीं चलती और मजबूरी में उसे अपने बेटे मंजीत की शादी प्रतिभा से करनी पड़ती है। लेकिन प्रतिभा की शादी में अनीता कोई भी रस्म ढंग से नहीं करती और हर जगह मुंह फुलाकर घूमती रहती है। ना वो नई बहू को गहने चढ़ाती है, ना उसके स्वागत की कोई तैयारी करती है। फिर भी प्रतिभा घर में आने के बाद अपनी तरफ से किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। प्रतिभा की बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी सास अनीता को प्रतिभा एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी। शादी के कुछ दिन बाद अनीता के पास उसकी ननद का फ़ोन आता है। क्या बात है भाभी, बड़े बेटे की शादी हो गई और आपने उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं करी। आपको पता भी है रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, कहते हैं ऐसी भी क्या शादी कि बेटे के ब्याह में किसी को पूछा ही नहीं। अरे दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? मुझे कोई अपनी जगह साई थोड़ी ना करवानी है जो उसकी शादी के लिए मैं न्योते भेजती फिरूं। मैं क्यों उसकी मुंह दिखाई की रस्म करूंगी? बेशक वो शादी करके मंजीत की पत्नी बन गई हो, लेकिन उस कलमुही प्रतिभा को मैं अपनी बहू बिल्कुल भी नहीं मानती और ना कभी मानूंगी। भाभी ये आप कैसी बात कर रही हो? चाहे जो भी हो, अब वो आपके घर की बहू है, आपको उसके लिए ऐसा कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। दीदी, मैंने कहा ना आपसे कि मैं उससे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। इतना कहने के बाद अनीता फ़ोन रख देती है। कुछ दिन बाद सुबह के समय। बड़ी बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी माफ़ करिए, आज नींद नहीं खुल पाई। मैं अभी थोड़ी देर में नहाकर नाश्ता बना देती हूँ। यही तो संस्कार है तुम्हारे। लव मैरिज करके आई हो ना, अरेंज मैरिज करके आती तब पता चलता कि बहू सास की इज्जत कैसे करती है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? अनीता सुबह सुबह सास की डांट फटकार सुनकर बिल्कुल रुआंसी हो जाती है।
अब अनीता की तो ये रोज की आदत हो गई थी। वो अपनी बहू प्रतिभा को हर छोटी बड़ी बात पर बेइज्जत करती रहती और नीचा दिखाती, और प्रतिभा बेचारी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। समय बढ़ता रहता है और फिर मंजित की शादी के 6 साल बाद छोटे भाई गोविंद की शादी का समय भी आ गया। अपने छोटे बेटे गोविंद के लिए तो मैं ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या माँ, अब भी ना, मुझे कोई राजकुमारी नहीं, एक सिंपल सी लड़की चाहिए, बिल्कुल भाभी जैसी। अरे चुप कर, आया बड़ा भाभी वाला। मैंने तो पंडित जी को बोल दिया है, 1-2 दिन में पंडित जी लड़कियों की फ़ोटो लेकर आते ही होंगे। 2-3 दिन बाद पंडित जी बहुत सारे लड़कियों की फोटो लेकर अनीता के पास आते हैं। अनीता उनमें से एक लड़की रीटा को अपने छोटे बेटे गोविंद के लिए पसंद कर लेती है और थोड़े ही दिन में गोविंद की शादी रीटा से हो जाती है। अनीता अपनी छोटी बहू रीटा से बहुत खुश थी क्योंकि वो उसको अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी। कुछ दिन बाद अनीता अपनी ननद को फ़ोन करती है। दीदी, आप परसों हमारे घर आ जाइएगा, हम अपनी छोटी बहू रीटा की मुंह दिखाई कर रहे हैं। छोटी बहू की मुंह दिखाई कर रही हो? बड़ी बहू के समय तो जब मैंने तुझे फ़ोन किया था तब तो बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी तू। क्यों अपना मजाक करवाने पर तुली हो? कोई क्या कहेगा, ऐसे बहुओं में भेदभाव नहीं किया जाता। मेरी सिर्फ एक ही बहू है दीदी, प्रतिभा को मैं अपनी बहू नहीं मानती, और अपनी छोटी के लिए मैं सारी रस्में करूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। कुछ दिन बाद ए जी, सुनते हो, दोनों बेटों की जिम्मेदारियों से तो हम लोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रुचि तो शादी के लिए बची ही है ना। उसकी भी तो शादी की उम्र हो रही है। अरे कहाँ से करोगे उसकी शादी? सारे पैसे तो तुमने छोटे बेटे गोविंद की शादी में खर्च कर दिए। शादी के समय तो तुम ऐसे पैसे उड़ा रही थी जैसे छोटी बहू को जयपुर की महारानी बना दोगी। अब रुचि की शादी के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? अब चिंता क्यों करते हैं, घर का खर्चा तो मैं ही चलाती हूँ ना। अभी आप देखिए, थोड़े दिन में ही मैं दोबारा सब कुछ जोड़ लूँगी। अनीता घर के खर्चे में थोड़ी थोड़ी कटौती करके और अपने पुश्तैनी जेवर मिलाकर 1 साल के अंदर ही रुचि की शादी के लिए सारे जेवर तैयार करवा लेती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं सब कुछ सही कर दूँगी। अब तो मैंने रुचि की शादी के लिए सारे जेवर तैयार करा लिए हैं। अब आप शादी के लिए लड़का खोजने में देर मत करिए, तुरंत खोज पर लग जाइए। अनीता का पति अपनी बेटी रुचि के लिए लड़का खोजने लगता है। कुछ दिन बाद अनीता अपनी मौसी को फ़ोन करती है। मौसी, क्या हुआ उस लड़के का जो आपने रुचि के लिए बताया था? बेटा, वहाँ तुम्हारी बात कहाँ तय हो पाएगी। वो ना बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, विदेश में जॉब करता है, NRI है, NRI। उसके घर वाले तो 20 तोला सोना मांग रहे हैं और एक 4 पहिया गाड़ी। इतना सब कहाँ से लाओगे आप लोग? आप चिंता क्यों कर रही हैं मौसी, गहने मेरे पास हैं, मिला जुला कर सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप तो बस बात चलाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से बात करके उनको आपके घर भेजती हूँ। अगले ही रविवार को रुपेश के घर वाले रुचि को देखने आते हैं। रुपेश और रुचि दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी तय हो जाती है। देखिए बहन जी, हमको रुचि तो पसंद है, लेकिन अभी रुपेश को ऑफिस के एक ज़रूरी काम से 1 साल के लिए लंदन जाना है। जब वो वहाँ से लौट कर आएगा तभी हम शादी कर पाएंगे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं बहन जी, बस रिश्ता पक्का करने के लिए हम लोग बच्चों की सगाई कर देते हैं। रुपेश के परिवार वाले सगाई के लिए तैयार हो जाते हैं और रुपेश सगाई के बाद 1 साल के लिए लंदन चला जाता है। एक दिन, अरे बेटा, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, कुछ बात है क्या? नहीं कुछ नहीं माँ जी, बस आज मूड थोड़ा ख़राब है। अरे कुछ हुआ होगा, ऐसे ही तो मूड खराब नहीं होता तेरा। मम्मी जी, वो मेरे मायके में ना मेरे चाचा के लड़के की शादी है, बस उसी के लिए बार बार मेरे मायके से फ़ोन आ रहा है। अरे अगर बार बार फ़ोन आ रहा है तो जाती क्यों नहीं? तेरे भाई की शादी है, तेरा मन नहीं है क्या जाने का? मन क्यों नहीं होगा मम्मी जी, लेकिन किस मुंह से जाऊं मैं? आपको पता है मेरी भाभी, मेरी दीदी, सबके पास 12-12 तोले सोना है। सब सज सवर कर आएंगे, उनके सामने मैं तो बिल्कुल फीकी नज़र आऊँगी ना। सबको यही लगेगा पता नहीं कितने गरीब ख़ानदान में शादी हो गई मेरी। कहने को तो माँ जी आप मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन गहने चढ़ाने में ना कंजूसी करी है आपने। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? जितने गहने तुझे चढ़ाए हैं ना, उतने तो पूरे खानदान में किसी के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तू नाराज़ मत हो, ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठा कर। तुझे पता है ना, तू मेरी लाडली बहू है, तेरे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। अच्छा एक आइडिया है, तू ऐसा कर, ये रुचि के गहने बनवा कर रखे हैं ना, ये पहन कर जा। किसी को क्या पता लग रहा है, और वैसे भी सोना पहनने से घिसता थोड़ी ना है। तू पहन ले
और फिर उसके बाद वापस कर देना। मैं वैसे ही डिब्बे में सजा कर वापस रख दूंगी। सास से गहने लेकर छोटी बहू बहुत खुश हो गई थी। अब तो जैसे उसके पांव जमीन में नहीं पड़ रहे थे। सिठानियों की तरह सज संवर कर वो अपने भाई की शादी में अपने मायके चली जाती है। शादी से वापस आने के 1 सप्ताह बाद। अरे बेटा, तू रुचि के गहने ले गई थी ना, तेरे भाई की शादी तो निपट गई। ला, अब गहने वापस कर दे, मैं वापस लॉकर में रखवा देती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वो गहने इतने भारी थे ना, तो शादी में मैंने उतार कर अपनी मम्मी के पास रखवा दिए और मम्मी ने वहीं पर लॉकर में रखवा दिए हैं। वो कह रही थी कि इतने महंगे गहने हैं, इन्हें घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। बस इसीलिए मम्मी ने मेरे गहनों की सेफ्टी के लिए उन्हें लॉकर में रखवा दिया। रखवा दिया है तो कोई बात नहीं, अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे, मम्मी लॉकर से निकलवा देंगे तो हम जाकर ले आएंगे। मम्मी जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मेरे मायके वाले उन गहनों को चबा कर खा जाएंगे। अरे जब मैं चाहूँगी तो लेकर आऊँगी। अब ऐसे स्पेशल फ़ोन करके मैं उनसे गहने मांगूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मम्मी को भी ऐसा लगेगा जैसे मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा चल, ठीक है, तू नाराज़ मत हो, जब तू जाएगी तब लेकर आना। हाँ, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रुपेश के वापस आने का समय हो जाता है। एक दिन रुपेश की माँ अनीता के पास फ़ोन करती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बहन जी, आप कैसी हैं? हम लोग भी अच्छे हैं बहन जी। वो मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अगले महीने रुपेश लंदन से वापस आ रहा है और हम सोच रहे थे कि बच्चों की सगाई हुए पहले ही बहुत समय हो चुका है, अब शादी में देर नहीं करेंगे। रुपेश के वापस आते ही पंडित जी से कोई अच्छी सी तारीख निकलवा कर दोनों बच्चों की शादी करा देंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। शादी की तारीख तय होने के बाद एक दिन अनीता अपनी छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाती है। अरे छोटी बहू, बेटा बहुत दिन हो गए, अभी तक तुमने रुचि के गहने लाकर वापस नहीं किए। अगले ही महीने रुपेश वापस आ रहा है और उसके आते ही रुपेश और रुचि की शादी होनी है। तो ऐसा कर, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा और वहाँ से रुचि के गहने भी लेते आना। अरे ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ मायके? मेरी ननद की शादी है, मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है, घर में इतनी तैयारी करवानी है। मैं ना अपने घर में किसी से बोल दूंगी, वो गहने लेकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। हाँ। उसके बाद अनीता अपनी बेटी रुचि की शादी की तैयारी में लग जाती है और गहने वाली बात उसके दिमाग से निकल जाती है। शादी के 2 दिन पहले अचानक से उसे याद आता है कि अभी तक छोटी बहू ने गहने वापस नहीं किए। वो तुरंत छोटी बहू के कमरे में जाती है। अरे बेटा, तूने अभी तक रुचि के गहने वापस नहीं मंगवाए। मैंने तुझे बोला था ना कि समय से गहने वापस मंगवा देना। क्या मम्मी जी, आप भी ना जब देखो गहने गहने करती रहती हैं। गहने तो तब मैं वापस मंगवाऊँ, मुझे ना पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने गहने बेच दिए। अब मेरे पास कोई गहने नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही है बेटा? 2 दिन बाद रुचि की शादी है तो हमें अब ये बता रही है 2 दिन में सारे गहने हम कहाँ से लाएंगे? आपको जहाँ से लाना हो लाइए वहाँ से मम्मी जी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ज़रूरत थी तो मैंने बेच दिया। छोटी बहू की बात सुनकर अनीता भागते हुए अपने पति के पास जाती है। आपको पता है, मैंने छोटी बहू को उसके मायके की शादी में पहनने के लिए रुचि के गहने दिए थे और अब वो कह रही है कि वो गहने उसने बेच दिए। अब परसों रुचि की शादी में उसको हम क्या देंगे? अरे ऐसे कैसे बेचती है? अब हम क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ तुम एक बार रुपेश की माँ से बात करो और उनसे कहो कि अभी शादी हो जाने दो, शादी के कुछ ही दिनों में हम अपनी बेटी को सारे गहने दिला देंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे मैं रुपेश की माँ को फ़ोन करके ये बताऊं कि हम गहने नहीं दे पाएंगे? कहीं उन्होंने इस बात को सुनकर शादी तोड़ दी तो पूरे समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ जी, आप परेशान मत होइए। रुचि मेरी छोटी बहन जैसी है। मेरे रहते हुए अगर मेरी बहन की शादी टूट जाए तो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात मेरे लिए और क्या होगी। देखिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, वो आप रुचि को चढ़ा दीजिए। तेरे पास कहाँ से आए गहने? हमने तो तुझे शादी में एक चांदी की अंगूठी तक नहीं दी थी। आपने नहीं दी थी तो क्या हुआ? शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी। मैंने कुछ गहने खुद से बनवाए थे और कुछ शादी में मुझे मेरे मायके वालों ने दिए थे। प्रतिभा के दिए हुए गहनों की वजह से रुचि की शादी आराम से हो जाती है। शादी के बाद मंजीत अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगले हफ्ते मैं और प्रतिभा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अरे ये तो क्या कह रहा है? घर छोड़कर क्यों जा रहे हो तुम लोग? माँ, जब से मैं शादी करके प्रतिभा को घर में लाया हूँ, उसे इस घर में किसी ने इज्जत नहीं दी और अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसने मेरे भरोसे पर ही अपना घर छोड़कर मुझसे शादी की थी। अगर मैं उसको उसका सम्मान नहीं दिला सकता
तो उसको इस घर में रखना ठीक नहीं होगा। ऐसा मत करो बेटा। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझा। मेरी बड़ी बहू ने हमेशा मेरा सम्मान किया, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपमानित किया, उसे नीचा दिखाया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ बेटा। नहीं माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैंने फ़ैसला कर लिया है जाने का। फ़ैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुका था, लेकिन मैंने जो घर बुक कराया था उसको मिलने में कुछ डिले हो गया, नहीं तो मैं कब का घर छोड़कर चला गया होता। अनीता अपनी बहू प्रतिभा से भी बात करती है, लेकिन प्रतिभा अपने पति के फैसले को मानते हुए उसके साथ घर छोड़कर चली जाती है और उसकी सास हमेशा के लिए अपनी करनी पर पछताती रह जाती है।